Subscribe to our channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from the Hindu Cafe. हाँ जी, ठीक ठाक हो सारे। वीडियो आगे देखो, उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में। ये जो वीडियो है ये उनके लिए है नहीं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने अपनी बुद्धि को ट्रिपल तलाक दे रखा है। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने अपनी कॉमन सेंस का हलाला कर दिया है। ये वीडियो है शुद्ध रूप से होमोसेपियंस के लिए, और ख़ास तौर पे जो दो पैरों वाले पशु हैं ना होमोसेपियन की शक्ल में, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब वीडियो क्या है, अभी सितंबर महीने में भारत सरकार ने एग्रीकल्चर बिल करके 3 बिल पास किए, ठीक। अब वो राष्ट्रपति ने 27 सितंबर को उस पर मोहर लगा दी, अब वो एक्ट बन गए। उस बिल के विरोध में तथाकथित जो फार्मर्स हैं वे दिल्ली चले आए। तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने एक की सुनी, वो ऐसे कह रहा है कि हमने तो इंदिरा ठोक दी, मोदी की चीज है। तो ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप और जब इनने ये कहा तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उसे कही मुझे पंजाबी सिखा दे, तो सिखाया तो उसने मुझे बहुत कुछ। उसमें याद मुझे एक ही लाइन रही, पाड़ देंगे। और भाई ऐसी पता नहीं याद आ गई, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, छोड़ो। तो अब जो ये बिल है हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है कैसे है, ठीक। तो अब इस बिल के बारे में बताने से पहले इसके क्या प्रोज और क्या कॉन्स है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एपीएमसी की मंडी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करती है। क्रिएट इसलिए करती है कि जो किसान है उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसकी फसल का उसे ठीक रेट मिल जाए और सब ठीक रहे। तो अभी एट प्रेजेंट में जो किसान है, जो मोदी को गोली नहीं मार देगा, जिन लोगों ने इंदिरा नहीं ठोक दी थी, वो जो किसान है उसकी हालत क्या है जानते हो आप? मैं बताता हूँ। किसान ने फसल उगाई, एमएसपी है 1800 रुपये। किसान बेचारा अपनी फसल लेकर गया ठेकेदार के पास, ठेकेदार कहता है 1200 रुपये दूंगा। किसान अपनी फसल 1200 रुपये में ठेकेदार को बेच के कैश लेता है और घर चला जाता है। अब आप कहोगे ब्रो बट अगर वो 1800 रुपये एमएसपी है तो वो 1200 रुपये में क्यों बेचा उसने, वो पागल है क्या? नहीं ब्रो, नहीं ब्रो नहीं। ये जो किसान है ये ई फार्मिंग नहीं करता, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर किल्ले नहीं बोता। अब वो मंडी इसलिए नहीं जाना चाहता पहले तो किसान की, अगर वो गया बेचने तो उसे भैया पैसे मिलने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। अब वो बेचारा 6 महीने इंतजार करेगा अपनी पेमेंट के लिए। आप सबने देखा होगा हर साल यूपी में जब भी गन्ने की कटाई का सीजन आता है तो एक माहौल बन जाता है, भाई किसान, गन्ना किसानों के बिल नहीं दिए, गन्ना किसानों की पेमेंट नहीं हुई, साल साल तक इनकी पेमेंट नहीं देते यही मंडी वाले, ठीक। तो किसान क्या करता है जी, मैं कहा यार छोड़ो, वहां जाकर 6 महीने कौन इंतजार करेगा, थोड़ा कम रेट पर थोड़ा सह लेंगे, ठीक। उसके बाद भी अगर ये चला जाए मन लो हिम्मत बांध के, तो वहां बैठे होते हैं नवाब नेहरू की सल्तनत के दरोगे, दरोगा जी होंगे, फलाना जी होंगे, ढिंगाना 39 अदर्स, ठीक। अब ये क्या करते हैं, इन सबका कट बंधा हुआ होता है। अब अगर इनको इनका कट नहीं पहुंचा तो आप बेच के दिखा दो उसी मंडी के अंदर जो आपका एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए बनी थी। क्यों? पावर है ना, सोशलिज्म है, एब्सोल्यूट पावर दे रखी है किनको? जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के हाइपोथेटिकल आंसर्स लिख के वहां पहुंचे हैं, ठीक। वो क्या कह देगा, भैया साफ उसे कट नहीं मिला तो मगर जी तुम्हारे तो इसमें अनाज में मॉइस्चर ज्यादा है। अब अगर वो आपका 5 कुंटल था उसे वो 4 कुंटल नाप देगा, बेच लो, है ना। तो इसलिए किसान जो है डायरेक्ट मंडी में जाने से थोड़ा बचता भी है और ये उसके साथ होता है, ठीक। अब अगर कोई किसान जो है वो अपना 5 कुंटल का 5 कुंटल ही बेचना चाहता है तो उसे भरना पड़ता है सेकुलर जजिया। हाँ जी, सेकुलर जजिया। ये होती है बंदर पार्ट आपके दिए हुए टैक्स के पैसों की, क्योंकि वे जो 39 अदर्स वाले बैठे रहते हैं उस मंडी में, इनको पैसा आप ही के टैक्सों से जाता है, ठीक। अब ये तो हुआ जी अनाज बेचने का। अब आते हैं अनाज खरीदने पे। जो बाबू लोग होते हैं, तुम्हारे सोना बाबू वाले नहीं, सरकार के भी बाबू लोग होते हैं ना, ये जो बड़े बाबू लोग हैं, ये एपीएमसी वाले जो हैं, ये लाइसेंस देते हैं छोटे छोटे रिटेलरों को, एजेंट को, खरीदार को, और जो भैया मतलब छोटी छोटी मंडियों वाले लोग होते हैं कि तुम आके खरीद लो। मतलब इन लोगों ने, और उसकी फीस चार्ज करते हैं, ठीक। मतलब ये तय करते हैं कि कौन कितना खरीदेगा। मतलब इस नवाब नेहरू की सल्तनत में काफिरों को ये भी नहीं है कि अपना अनाज कितना खरीदना है वो खरीद लें। फॉर एग्जाम्पल हम चले गए भैया एपीएमसी में खरीदने अनाज, हमें नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जजिया नहीं भरा है। मैं हो गया, आप हो गए, अजय हो गया, विजय हो गया, नेहा हो गई, कोई हो गई, XYZ। हम जाते भैया हमें गेहूं उसका पसंद आ गया, हमें उसका धान पसंद आ गया, चावल पसंद आ गया, हम उसे 2000 रुपये कुंटल ले लेते। पर क्योंकि हम वो जजिया नहीं भर सकते थे, हम उस फील्ड से ही आउट हो गए, ठीक। अब जो ये 4-5 धन्ना सेठ लोग हैं, इनकी मोनोपोली है, तो भैया चाय पानी का जो खर्चा देते हैं इन सारों को, दलालों को भी, तो ये वो सब अपना कैलकुलेशन कर कुरा के
प्राइस तय कर लेते हैं। तो जो किसान बेचारा है जिसको हम लेने आते क्या पता हम 2000 दे देते, वो 1200 रुपये में अपना अनाज बेच कर निकल लेता है। तो ये हुई कौन कितना खरीद सकता है। ठीक, और ये जो किसान है इसके 800 रुपये मार लिए इन ठगों ने, और ये भर्ती हुए थे उसकी भलाई करने के लिए। अब वो 800 रुपये का क्या होता है, तो सबका कट फिक्स होता है। ये जो 800 रुपये की लूट है ये नेहरूवियन सल्तनत के दरोगाओं में और ये जो तुम्हारे चुने हुए जागीरदार जिनको तुम मंत्री और विधायक कहते हो इनमें बंट गई। और फिर ये लोग क्या करते हैं भैया, 5 साल तक ये लूट इकट्ठी करके अपने जो लुटियंस में इनके बॉस बैठते हैं आबा बाबा काका, उनको जाके दिए आते हैं। और तुम्हें क्या लगता है इनकी फंडिंग के लिए पैसा कहां से आता है, मंगल ग्रह से। अगर ऐसा आता है तो भैया फिर ये वीडियो आपके लिए ही नहीं, शुरू में ही हम बता चुके थे अगर आपको ऐसा लगता है। और जिनको लगता है हाँ जी पैसा यहीं से आता है तो वीडियो आगे देखो। अब हुआ क्या है कि 3 बिल पास हुए हैं। पहला बिल है जो उसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ब्रैकेट में प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो ये जो पहला बिल है इसका जो 3 पार्ट में समझाता हूं। पहला पार्ट हुआ ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। इसमें क्या है कि जो किसान है अपना इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सामान बेच सकता है, एपीएमसी के बाहर भी बेच सकता है और अपनी खेत में ही बेच दे, किसी के वेयर हाउस में रख के वहां बेच दे, कोल्ड स्टोरेज में बेच दे, किसी फैक्ट्री के प्रीमाइस में बेच दे, ये सब कर सकता है। और जब आप अपनी फसल किसी को भी बेच सकते हो तो आपका इसमें भला है या नुकसान है। ठीक, और जो अब आपकी फसल की क्वालिटी के हिसाब से आपको रेट मिलेगा। कोई सरकारी बाबू आकर ये नहीं कह देगा इसमें मॉइस्चर है, क्यों, क्योंकि उसका कट नहीं मिला था। ठीक, तो ये है जी 10 नौटंकी नहीं हो पाएगी। इसी बिल का जो दूसरा पार्ट समझो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है। मतलब सरकार जो है एक ट्रेडिंग सेक्शन बनाएगी, प्लेटफॉर्म बनाएगी जिसमें ऑनलाइन भी सामान बेचा जा सकेगा। इसी का थर्ड पार्ट ऐसा समझो कि मार्केट फी एबॉलिश्ड हो गई। हाँ जी, जो ये किसान हमारे जजिया भरते थे अपना ही सामान बेचने के लिए, वो ये किसानों के दुश्मन मोदी ने खत्म कर दिया पाजी। किसानों को अब जजिया नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है किसान से, ट्रेडर से या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो वो होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होंगे, इनसे टैक्स नहीं ले सकती। कि मतलब तू एपीएमसी से बाहर बेच रहा है तो हमें फीस दे, हमें ये दे। अरे 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 दलालों की तो भाड़ घोट दी मोदी ने, नाश हो इसका। ठीक, दूसरा बिल जो पास हुआ उसका नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। इस दूसरे बिल को भी 3 पार्ट में समझो। पहला हो गया फार्मिंग एग्रीमेंट, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग टाइप का एग्रीमेंट होगा। एक भाई जो बिजनेसमैन आएगा, जो भी होएगा, बिजनेसमैन हो, फैक्ट्री वाला हो, कोई हो, किसान के पास आया, मगर जी मुझे तुम्हारा सामान चाहिए, क्या बोलते हो, मगर जी क्या चाहिए, मैं जी ये बोलता हूँ, ठीक है मुझे चाहिए, कितना चाहिए जी, मगर जितना तुम्हारा इस बार फसल होगी मान लो 10 कुंटल मुझे चाहिए, ठीक है जी आओ एग्रीमेंट साइन कर लो। रेट कैसे तय होगा मैं बताऊंगा। मेरी फसल की क्वालिटी है जी, एमएसपी 1800 रुपये हो तो भी मैं उससे 2200 रुपये मांग सकता हूँ। उसका परता खाएगा वो देगा, और नहीं तो दूसरा आएगा, क्यों मेरी फसल की क्वालिटी है तो बिकेगी। क्वालिटी कभी मार नहीं खाती। ठीक, ये हो गया जी। तो मिनिमम पीरियड उसे 1 साल का करना पड़ेगा, एक क्रॉप सीजन का, और मैक्सिमम 5 साल का। अगर किसी क्रॉप का जिसका वो आपसे करने वाला है एग्रीमेंट, उसका प्रोडक्शन पीरियड ही 5 साल से ज्यादा है तो वो उससे भी देखा जाएगा। दूसरा पार्ट है प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस। ओहो अब तो अंबानी अडानी जी चूस लेंगे हो किसान को, पाजी तो जाती होगी, हाय रब्बा की करा। तो सुनो पाजी, एग्रीमेंट से प्राइस तय होगा, ठीक है जी, जिस पे दोनों राजी होंगे। ठीक, वो साइन होगा। और अगर मान लो कुछ अनहोनी हो गई भैया, आपदा आ गई, कुछ हो गई, वो एक बार उसकी कंपनी में कुछ हो गया है, किसान की फसल भी खराब हो गई, तो भी वो बायर जो है उसको एश्योरेंस देगा कि भैया कुछ भी हो गया इतने पे तो मैं तेरा सामान उठा ही लूंगा। ये एक एश्योरेंस दे रहा है। पर जी वे तो अंबानी अडानी होंगे जी, वे तो गरीब किसान को नोच लेंगे जी, वो किसान उनसे कैसे पैसे निकाल लेगा। रुक जा भाई, इसका तीसरा पार्ट समझ। थर्ड पार्ट है डिस्प्यूट सेटलमेंट, यानी जी फार्मिंग एग्रीमेंट जो है उसमें कंसिलिएशन बोर्ड और प्रोसेस होगा। ठीक, उसी एग्रीमेंट में होगा। बोर्ड में फेयर हिस्सा रहेगा दोनों पार्टियों का, मतलब बायर का और सेलर का। अगर डिस्प्यूट होता है तो पार्टी पहले इस कंसिलिएशन बोर्ड में जाएगी। यहां 30 दिन के अंदर अगर मामला नहीं सुलटा तो भैया एसडीएम धोरे जा सकता है किसान। अगर इसके भी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो एपीलिएट अथॉरिटी में अपील कर सकती है। वो कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर के पास सुनी जाएगी। इन अभी 30 दिन में केस निपटाना है भाई। और जो कुछ भी हो जाए उस किसान के एग्रीकल्चरल लैंड पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते ये वसूली करने के लिए। ठीक है जी, किसी भी ड्यूज की वसूली के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे भरोसा है इन मक्कारों ने, इन ठगों ने, इन हमारे मासूम भोले भाले किसानों को ये बहका दिया होगा कि ओहो मोदी ने तो अड्डा खेत बेच दिता सी, इब तो कुछ बचया ही नहीं हो, सिमरनजीत दिल्ली चल दे सी, है ना।
भाई ये कर देते हैं, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, मतलब अरे यार ऐसा मतलब वहमी वहमी देखे यार, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए देखे हैं। बतावे मोदी ने देश बेच दिया। अरे भैया कैसे बेच दिया, किसने खरीद लिया, यूं तो बता दो। तो ये बरगला दिया होगा किसानों को कि अंबानी अडानी ने भैया तेरा सब खरीद लिया। भैया जो किसान है, जमीन धरती उसकी मां होती है। अब कोई उसे बरगला दे, पागल बना दे कि वो तो भाई बेच दिया, उसके पास क्या ऑप्शन है बेचारा, वे तो आएगा ही। तो इन भोले भाले किसानों को जो उनसे बहका रहे हैं उनकी शकल पहचानो, ठीक है जी। और दोष किसान का नहीं है इसमें, दोष है इसमें मीडियोकर्स का, जो ये दलाल बैठे हैं जिनकी दलाली पर चोट पड़ रही है। ठीक, जितेंद्र भोई नाम के किसान है महाराष्ट्र में, उनने भैया अपना अनाज बोया 18 एकड़ में। ये बता दूं आपको, धुले डिस्ट्रिक्ट है, सीरपुर तहसील के भटाने गांव में डील तय हुई। टोटल अमाउंट बना था 3,32,617 रुपए। बायर ने जी टोकन मनी दिया सिर्फ 25,000 रुपए, बोला 15 दिन में बाकी के दे दूंगा। 4 महीने टाल मटोल करता रहा, इतने जी ये फार्म बिल पास हो गया। किसान ने जाकर केस कर दिया, 3 दिन के अंदर 2,85,000 रुपए आ गए ना। ये इसी किसान बिल से आए इनके पास। अब जो तीसरा बिल पास हुआ वो हुआ है द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। शुरू में ही बताया था ना कि जो नेहरूवियन सल्तनत के दरोगा हैं, ये जो सब इनका पूरा नेक्सस है, कार्टल बना हुआ है, अर्णव गोस्वामी के शब्दों में कहें तो ये तय करते थे कि कौन कितना खरीदेगा। अगर आपने उससे ज्यादा खरीद दिया तो जज, पहले तो खरीदने के लिए भी इनको सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, और अगर खरीद लिया और अगर ज्यादा खरीदना है एक लिमिट से तो फिर जजिया के ऊपर जजिया देना पड़ेगा। और जो नहीं दिया तो क्या होएगा, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, होर्डिंग कर रहे हो, यू आर अंडर अरेस्ट, हैंड्स अप हो लिया। अब जो ये बिल है ये कहता है कि जो भैया सरकार जो है, मतलब कोई कमोडिटीज एक्ट था 1955 का, उसमें कुछ एसेंशियल कमोडिटीज थी तो उनका भैया ये सरकार जो है रेगुलेट कर सकती थी। अब ये बिल कहता है कि जी सरकार 5 परिस्थितियों को छोड़ के तुम्हें भैया जितना खरीदना है तुम खरीद सकते हो। ठीक, वे 5 परिस्थितियां सुन लो। पहला है वॉर, दूसरा है फेमाइन, तीसरा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज, चौथा है नेचुरल कैलेमिटी ऑफ ग्रेव नेचर। ठीक, सॉरी मैंने 5 बोल दिया था, ये 4 थे। ठीक है जी, मतलब अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप कितना भी रखो सामान, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके ऊपर आकर छापा नहीं मारेगा। तो भैया इससे किसान को फायदा होएगा नुकसान होएगा आप हमें। और इस पूरे बिल में मुझे एक जना बता दे कोई सा भी आके कि कहां यह लिखा है कि एमएसपी खत्म होगी। है जो एमएसपी का रोना रो रहे हैं। ठीक, अब एमएसपी क्या है? एमएसपी होती है जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब तुम्हें मैं पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझाऊं उससे पहले तुम मुझे यूं बताओ प्राइस से क्या समझते हो? प्राइस किसी भी चीज का क्या बताता है? जहां तक मेरी थोड़ी बहुत बुद्धि है वो मुझे ऐसा बताती है कि प्राइस जो है भैया किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई बताता है कि इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है और इसकी सप्लाई कितनी है। प्राइस से पता चल जाता है चीजों का। तो भैया किसी भी चीज का जो प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करेगी, डिमांड सप्लाई का नियम तय करेगा, या एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिख के हाइपोथेटिकल आंसर देके जो वहां बैठा है वो तय करेगा? मार्केट खुद चलेगी या ये जाकर तुम्हारे ब्यूरोक्रेट चलाएंगे? कौन चलाएगा? ठीक, अब सुन लो। एफसीआई जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पास 700.27 लाख टन गेहूं और चावल पड़ा हुआ है। स्टॉकिंग टर्म्स के हिसाब से एफसीआई को जुलाई के महीने में मात्र 411.2 लाख टन चाहिए था अनाज। अब जो बाकी का लगभग 300 लाख टन बच गया उसका क्या करें? यू सड़ता है तो फिर फोटो आती है, तुम कहते हो माय गॉड गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग केयर। अरे भैया जब वो चाहिए ही नहीं तो क्यों उगा रहे हो? क्यों उगा रहे हो जब डिमांड नहीं है और उस पर तुम्हें एमएसपी चाहिए? आपको ना पता हो तो बता दूं, ये जो खुद का अनाज बोते हैं खुद नहीं खाते। खुद का बोया अनाज एपीएमसी में जमा कर फिर खुद के खाने के लिए मध्य प्रदेश से मंगाते हैं गेहूं चावल। तो खैर पंजाब और इधर कम ही खाया जाता है, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी वाली बेल्ट में, खैर है ना। तो भैया ये खुद क्यों नहीं खाते? इतना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड झोंक देते हैं कि कई लोग तो कहने लगे हैं यार, मतलब सुनने में भी आ रही है कि भैया उससे इतना मतलब इतना जहर है उस अनाज में कि लोगों को कैंसर हो रहा है। सुनकर आपको पता ना सरप्राइज होएगा या कैसे, मतलब माय गॉड ये क्या बोल दिया। भैया तुम्हारे भटिंडा से बीकानेर तक एक रेल चलती है, उस रेल का पता लोगों ने नाम ही क्या रख दिया है? कैंसर एक्सप्रेस। हाँ जी, ये जो मोदी को गोली मार देंगे, हमने इंदिरा गोली मार दी, मोदी क्या चीजें वाले हैं, ये तुम्हारे अन्नदाता जो बन के बैठे हैं। अन्नदाता ना भैया, इन्हें बहुत एप्टली डिस्क्राइब करा जाए तो ये कैंसर दाता हैं। ये अनाज नहीं उगा रहे, कैंसर उगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि अगर इनका अनाज सरकार ना खरीदे तो पशु ना खाए। पर थैंक्स टू पंडित नेहरू और उनके सोशलिज्म को कि ये पूरी मक्कारी का रैकेट जो है सोशलिज्म के नाम पर चल रहा है।
जितना धान ये बोते हैं ना उसका 89% तो सरकार खरीदती है जी। मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार मोर देन 95% ऑफ पैडी फार्मर्स का जो भी निकलता है फार्म में वो सारा सरकार ले रही है। और सुन लो, उत्तर प्रदेश का कितना लेती है सरकार? 3.6% टोटल प्रोड्यूस का। वेस्ट बंगाल में 7.3%, उड़ीसा में 20.6%, बिहार में 1.7%। सुसरा पूरे भारत में किसान बस पंजाब में ही है के है? मतलब अरे सुनो, पूरे देश में जितना अनाज उगाया जाता है उसका मात्र 6% एमएसपी पे बिकता है। सारा रोड़ा मचा रखा है एमएसपी, बाकी के 94% बिन एमएसपी के बेचते हैं जी। हमारे भी खेती हो, बहुत ज्यादा ना भैया, थोड़ी बहुत हो जाएगी अपने परिवार का कुंबे का हम खा लें इतना जमा करके, है ना। हमारे गांव में, हमारे जिले में किसी का मतलब मरोड़ न उठ रही है, सारा दर्द इन्हीं का। ये क्यों माच रहे हैं ये के बात भाई? और राज्यों में किसान ना है, यही पंजाब वालों ने किसानी में सुपरलेटिव डिग्री ले रखी है। कल ही गया था मैं रात को, जहां ये रुके हुए हैं, ये जो आपका कैंसर दाता आई ना, टीचर्स की बोतल खोल कर मस्त पैक लग रहे हैं, पूरा सिस्टम झूल रहा है। मत तो उड़ता पंजाब याद आ गया मुझे। और सुन लो एपीएमसी की सच्चाई, जो बिहार है उसमें कोई एपीएमसी नहीं है, तो वहां के किसानों से जो व्यापारी हैं कौड़ियों के दाम में चावल खरीदते हैं, वही चावल जो है ये ला के पंजाब में एमएसपी लेकर भैया एपीएमसी मंडी में बेच देते हैं। फिर वही चावल बिहार सरकार पंजाब की एपीएमसी मंडी से खरीदती है और फिर 2 रुपए किलो करके वहीं बिहार में बांटती है। जादू क्या है इसमें कि वो जो चावल है बिहार का, वो बिहार में ही रहता है, सारा काम कागजों पे हो जाता है। कागजों पे ही चावल चला गया एपीएमसी मंडी में, वहां से दोबारा यहां आ गया। अब इतनी बड़ी जो लूट है दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट वाली, ये बिना अधिकारियों की जानकारी के तो होएगी नहीं। और ऐसे दिन दहाड़े लूट की स्क्रीन काली करने वाले जो वे जात कुमार हैं, वे भी चर्चा नहीं करते। वो तो पढ़ा लिखा आदमी है भाई, वो तो भक्त नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ता वो। उसे तो अवार्ड भी मिला बहुत बड़े पत्रकारिता का, पता ना कौन सा मैग से या क्या लेकर आया है भैया। कार्टेल है रे बाबू, कार्टेल पूरा का पूरा। मतलब जैसे अर्नव कहता है ना, कबाल ऑफ लुटियंस मीडिया, तो उनका भी कबाल चल रहा है। ठीक है जी भाई। अबे जो तीनों बिल हैं इसके नाम पर मतलब जो तथाकथित किसानों के विरोधी बिल हैं, उसके नाम पर कईयों की तो छाती में दूध उतर आया है। अरे ये उनके आ गया ही ना कि तुम भैया धान और गेहूं की फसल कच्ची दिखा दो ना, मतलब ये ढंग से बनी ना है, ये बता नहीं पाएंगे कौन से वाला चावल है कौन से वाला गेहूं है। निगाह डालें, वहां पर ये धान के खेत हैं, दूर दूर तक आप देख सकते हैं धान के खेत हैं। धान के खेत यानी गेहूं, गेहूं यानी रोटी, रोटी यानी कि भूख का समाधान। और विडंबना, कल रात को भैया मेरा फोन जो है वो गीला हो गया। मन देखा मगर फोन कैसे गीला हो गया, मन खुला, लोगों को पासवर्ड खुला भाई, ग्रुप में धड़ाधड़ को राम मचा हुआ, दे आंसू पासू, मोदी ने प्रोसेस फॉलो नहीं करा, किसानों की भाड़ा घोट दी, यू कर दिया, कर। सारे पढ़े लिखे लोग, सब डिग्री वाले, मतलब जो फीलिंग प्राउड होता है ना अपनी डिग्री पे, वे वाले थे। फिर मैंने चिन से पूछ ही दूं, मगर तुम्हें यूं पता खरीफ और रबी की फसल कब बोई जाती है? फिर मगर ना यार, यू तो सब इंग्लिश एजुकेटेड एलीट है। तो मैंने इनसे यूं पूछ दी, मगर भाई रे तुम जितने भी रो रहे हो, मुझे ये बता दो, तुम में से कोई से ने फार्मर बिल पढ़ा? उसमें कहाँ लिखा है कि एमएसपी नहीं रहेगी, और कहाँ रखा है एएमसी खत्म कर देगी सरकार? पता उसने क्या बोल रहा? नहीं पढ़ी। तो मगर फिर क्यों बन रहा है तो इसका जो कि नाम इसका उंगली भास्कर का मेल वर्जन? तुम में से तो ना कोई सा इसका उंगली भास्कर का मेल वर्जन या फीमेल वर्जन? आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार बार कह रही हूँ आपको, आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ, मुझे यकीन था आपने एक्ट नहीं पढ़ा होगा। आप मुझे ये बताइए, डाउटफुल आपकी जानकारी में हो कोई सा ऐसा होमोसेपियन जो पशुओं की तरह बिहेव करने लगा हो, बिन पढ़ाई मका हो ये, तो भैया उसे जागरूक करो। यू आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, उसे समझाओ, उसे पढ़ाओ, उसे पशु की तरह बिहेव मत करने दो। अगर वो होमोसेपियन पैदा हुआ है, जो होमोसेपियन मनुष्य योनि में पता ना कितने पुण्यों के बाद जन्म मिलता है। ठीक है जी। चलते चलते तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं। ठीक भाई, होमवर्क क्या तुम्हारा, लिख लो। पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कहीं पे भी 1 से लेकर 2% के बीच में ही किसान हैं, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से, उससे ज्यादा नहीं है। यूएस जो, और हद मार कर भी है तो 3%। यूएस जो है भैया, भारत, पहले यू बताओ, यूएस छोड़ो, भारत का जो वर्क फोर्स है उसका कितना हिस्सा एग्रीकल्चर में? 60%। और जीडीपी में कितना शेयर कंट्रीब्यूट होता है? 18%। यूएस का है भैया 1.3%, जन कितना 1.36% है। और यानी 20 लाख टोटल किसान है यूएस में। अरे वे इतना उगा देते हैं कि उगाया हुआ अनाज समुद्र में मछलियों को खिलाना पड़ता है, क्योंकि अगर सारा उगाया अनाज जो है मंडी में लिया है
तो रेट ही डाउन हो जाएंगे इतनी बुरी तरीके से। और हमारे यहां 60% किसान होने के बाद भी 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है। दाल हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, प्याज हमें बाहर से लेकर आनी पड़ रही है, आग लगी पड़ी है। तो ना ये बताओ मुझे कि हमारे देश में 60% किसान हैं, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ को देखो पहले ढंग से, देख लिया? इस ग्राफ को देखने के बाद पता लगता है कि जो 60% जो आज हमारे यहां वर्कफोर्स है ना एग्रीकल्चर में, इन देशों में 60% पता है एग्रीकल्चर वर्कफोर्स कब थी? 13th 14th सेंचुरी में, 13वीं 14वीं शताब्दी में, आज से 600 साल पहले। अब देख लो हम कितना एडवांस चल रहे हैं या कितना बैकवर्ड चल रहे हैं। अब आप मनुष्य हैं, विकास करना चाहते हैं, तो भैया आप समझेंगे कि जब एग्रीकल्चर है, जब मॉडर्न और बड़े स्केल पर होगा, तो उससे क्या होएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होएगा, इंडस्ट्री आएगी, किसानी से लोग इंडस्ट्रीज में आएंगे, उनको जॉब मिलेगी, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उनको सुख सुविधाएं मिलेंगी। पर ये सब जो चीजें हैं भैया, ये होमोसेपियंस के लिए। आपको पता है साल भर में भारत के अंदर कितना यूथ जो है वर्कफोर्स में जुड़ता है? 2 करोड़। अकेले कह दूं जो इंजीनियर है ना भारत में, 14 लाख इंजीनियर हर साल आ रहे हैं। कहां खपाओगे ना बिना इंडस्ट्रीज के? हैं यहां जनता जो है महंगाई से मर रही है, किसान बेचारा कर्ज के बोझ तले मर रहा है। तो भैया इसमें प्रॉफिट कौन कमा रहा है? इनके बीच में ये गेम कर कौन रहा है? कहीं ये किसानों के हितैषी के भेष में छुपे दलाल तो नहीं है? कहीं ये उस मंडी में बैठा बड़ा बाबू तो नहीं है जिसके बेटे की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की फीस इस दलाली और इस लूट के पैसों से जा रही है? कहीं ये लुटियंस में बैठे नेहरूवियन सल्तनत के टुकड़ों पे पलने वाले पत्तलकार तो नहीं है जो अपने 2 BHK फ्लैट का जुगाड़ कर रहे हैं इस लूट के पैसे से? तो आपसे बस यही कहना है कि आप लोग पहले तो वो उंगली भास्कर मत बनिए। इस एक्ट को पढ़ लीजिए, रट लीजिए। No, मैम। इसमें किसी भी माइनॉरिटी का हिंदुस्तान की जिक्र नहीं है। नहीं मैम, आप पढ़िए इस एक्ट को। पढ़ लो पहले, कोई भी चीज आ रही है। और ना एक लिटमस पेपर होता था, वो 10वीं क्लास में मेरे ख्याल से साइंस में 9वीं 10वीं में आया था। वो डालो तो एसिड बेस है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये पता लग जाता था, उसका कलर चेंज हो जाता था। मैं तुम्हें एक लिटमस टेस्ट और बता दूं, ध्यान रखो। जिस चीज का विरोध ये योगेंद्र सलीम यादव, ये मेघा पाटेकर, ये बरखा राडिया दत्त, ये जात कुमार, जब ना कुछ ऐसे जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जब किसी भी आंदोलन में दिख जाएं, तो समझ जाओ कि ये जो आंदोलन जिसके खिलाफ कर रहे हैं ना, वो चीज बहुत अच्छी है। और उसे डिफेंड करना हर एक मनुष्य का, हर एक जो गोबर नहीं खा रहा है ना, उसका काम है। समझे? तो इसे करो और चीजों को पढ़ो। और ये वीडियो के बाद भैया कई सोचेंगे मगर ये तो किसान, भैया मैं भी किसान हूं, हमारे खानदान में भी किसानी होती है। ये ना जो दलाल हैं उनका नेक्सस टूट रहा है इस फार्म बिल से। फिर बता रहा हूं, पूरे फार्म बिल में कोई सा ये बता दे कहां लिखा है MSP हट रही है या कहां APMC हट रही है। डर उन्हें लग रहा है जिनकी फसल के अंदर क्वालिटी नहीं है। ठीक है ना? और ये मैं वीडियो बना रहा हूं भीड़ के लिए नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूं उस एक बंदे के लिए, उस एक बंदी के लिए जो इसे सुन रही हो ना। तो उसके अंदर करेज जो कहते हैं ना कि मैन ऑफ करेज एंड कन्विक्शन, की दोज हुज वीन्स आर भाई ऑफ स्टील, ये जो होते हैं ना, जो हमने सुना है, जो लोग हैं जो कुछ कर जाते हैं, ये मैं उसके लिए बना रहा हूं कि जो सच को समझे, सच के साथ खड़ा हो, गलत को गलत कहने का साहस रखे, बेशक उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है जी? तो खुद भी जानो, औरों को भी जनाओ, वीडियो फैलाओ। बाकी फिर मिलेंगे। जय श्री राम।